अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में ऑल्टरनेटिंग करंट के इंट्रोडक्शन के लिए एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो अभी आज हम दूसरा वीडियो जो है इसका अपलोड करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। इस लेक्चर में हम फिर आगे बढ़ेंगे। जो चीज़ें हमने जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उससे आगे हम इसको ले जाएंगे। हमने देखा था कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है या एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज में क्या होता है। हमने कहा था एक ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ साथ पीरियोडिकली चेंज होता है। An alternating current is a current that changes periodically in magnitude as well as in direction. इसकी डिटेल्स, इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाने का, डायरेक्शन का, उसके लिए इसका पहला वीडियो नंबर 1 जो है वो देख लें। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि जब मैं व्यूज देखता हूँ यूट्यूब पर, तो आपने एक वीडियो छोड़कर दूसरे वीडियो को देखा होता है, दो वीडियोस को छोड़कर तीसरे को देखा हुआ होता है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों को कैसे समझ में आता है वो, और क्या समझ में आता है। ये तो या तो आप वो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे होते हैं। हर लेक्चर को, हर टॉपिक को जब तक आप पहले से नहीं देखेंगे वो तो तब तक वेस्टेज ऑफ टाइम ही है, ठीक है ना। दूसरे मतलब तीसरे लेक्चर को देखना पहले दो को छोड़कर, वो क्या होता है। तो अब अगर आप देख लें तो पहले लेक्चर में हमने क्या कहा कि अगर ये करंट है, यहाँ से अगर हम करंट को प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पर, तो मान लीजिए यहाँ से करंट के लिए एक डायरेक्शन में अगर करंट पास होती है किसी सर्किट में, तो हम मान लीजिए अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो पास हो रही है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। अगर वो करंट डायरेक्शन रिवर्स करती हैं तो हम उस करंट को नेगेटिव लेंगे और उसको हम यहाँ से नेगेटिव वाई एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। यहाँ से फिर हम टाइम जो है वो टाइम ले सकते हैं जिस टाइम में ये करंट जो है वेरी हो जाती है। तो ये टाइम एक्सिस बनती है और ये करंट के लिए एक्सिस बनती है। फिर ग्राफ जो हम प्लॉट करते हैं वो कुछ इस तरह से आता है। हम पहले वीडियो में समझा चुके हैं कि ऐसा ग्राफ आने का मतलब क्या है। यानी टाइम, ये इस पॉइंट पर देख लीजिए, टाइम जीरो है, करंट भी जीरो है। फिर टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रही है। तो किसी टाइम में मान लीजिए इस टाइम में, ये जो यहाँ पर टाइम है, इस टाइम में करंट मैक्सिमम हो रही है इन वन डायरेक्शन। तो ये हमने कहा था कि अगर हम इस तरह से ले लेंगे एक रेजिस्टर, पिछले लेक्चर में हमने कहा था, और इस रजिस्टर में अगर हम यहाँ पर एक की लगाते हैं इस सर्किट में और यहाँ पर एक सोर्स लगा लेते हैं एसी का। अब जब हम इस की को प्रेस करेंगे, शाबाश, तो इसमें से क्या पास होगी, एसी पास होगी। वो एसी जो इसमें पहले पास होगी वो कैसे होगी, याद दिलाने के लिए मैं फिर से यहाँ पर करूंगा कि जब आप प्रेस करेंगे, सपोज कर पहले करंट जो थी वो पहले जीरो थी, जब आपने की को प्रेस किया तो करंट इसमें से पास होने लगी और वो इंक्रीज हो गई फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, बट इन दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लीजिए अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू 5 एम्पियर्स है, तो हमने कहा कि करंट जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो करंट मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले गई और वो इस तरह से इंक्रीज होगी 0 एम्पियर से 1 2 3 4 5, बट 5 एम्पियर्स इन विच डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद इन द सेम डायरेक्शन इट विल डिक्रीज 5 से 4 3 2 0। तो ये मान लीजिए 0 टू 5 एम्पियर्स, 5 एम्पियर्स टू 0, बट द डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, मान लीजिए क्लॉकवाइज। उसके बाद क्या होगा, अब करंट जीरो पहुंच गई है, उसके बाद करंट फिर इंक्रीज होगी बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, जीरो से 1 2 3 4 5 एम्पियर्स, जीरो से लेकर 5 एम्पियर्स, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद इसी डायरेक्शन में 5 एम्पियर से जीरो जाएगी, यानी 5 से 4 3 2 0। तो अब क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0। ये जीरो से मैक्सिमम 5 एम्पियर्स, मैक्सिमम से जीरो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर इस डायरेक्शन में जीरो से 1 2 3 4 5 एम्पियर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 4 3 2 1 0 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही वापस जीरो। तो इसका मतलब अगर हम ये मान लें कि पहले करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गई, तो पहले अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गई है, अगर ऐसा माना जाए, तो जीरो से
मैक्सिमम वैल्यू उसने अटेन किया जो यहाँ पर 5 एम्पियर्स है। उसके बाद उसने मैक्सिमम से 0 एम्पियर्स अटेन किया, यानी मैक्सिमम से 0 एम्पियर्स उसी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0 इन वन डायरेक्शन। फिर उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया और वापस इंक्रीज हो गई 0 टू मैक्सिमम एंड मैक्सिमम टू 0 इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब ऐसा करंट करती है तो हमने कहा कि इसने एक साइकिल कंप्लीट किया और पीरियोडिकली इसमें एक पीरियोडिक चेंज हो गई इसका, इसमें जो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, तो मैक्सिमम, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, फिर 0, फिर डायरेक्शन चेंज और अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर उसी डायरेक्शन में डिक्रीज होते हुए 0। तो जो इसने चेंज दिखाई है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में वो पीरियोडिक है। पीरियोडिक का मतलब ये हुआ कि वो चेंज ऑकर होती है आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मान लीजिए इसको यहाँ 0 से मैक्सिमम तक 1 सेकंड लग गया, तब इसको मैक्सिमम से 0 तक भी 1 ही सेकंड लगेगा, और यहाँ से दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम तक जाने में भी 1 ही सेकंड, और वहां से 0 तक जाने में भी 1 ही सेकंड। तो इसका मतलब एक पहला मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने में जितना टाइम लग गया, मैक्सिमम से 0 वैल्यू अटेन करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। फिर उसके बाद डायरेक्शन चेंज होगी और फिर 0 से मैक्सिमम तक उतना ही टाइम, फिर वहां से मैक्सिमम से 0 तक फिर उतना ही टाइम, और इसी तरह से बाकी साइकिल्स भी बनेंगे। और हर चेंज जो होगी वो पीरियोडिकली होगी, हर वैल्यू आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इस करंट में अटेन किया जाएगा। अब आप मान लीजिए कि अगर मैं इस साइकिल को इस तरह से आगे बढ़ाता हूं और अगर मैं मान लूं कि इस मैक्सिमम वैल्यू और इस मैक्सिमम वैल्यू, ये दोनों मैक्सिमम वैल्यूज हैं करंट के 5 एम्पियर्स, यहाँ भी 5 एम्पियर है, ठीक है। और अगर मैं मानूं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन ये भी मैक्सिमम वैल्यू है बट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन सम इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं मान लूं कि ये किसी टाइम पर बन गया और उसके बाद ये मान लीजिए ये 2 सेकंड के बाद बन गया, 4 सेकंड के बाद बन गया। अगर ये 2 से 4 सेकंड के बाद बन गया है, इसके बाद 4 सेकंड के बाद, यानी पहले ये मैक्सिमम वैल्यू बन गया, मान लीजिए 4 सेकंड हो गए, ये मैक्सिमम वैल्यू फिर से रिपीट हो गया इन द सेम डायरेक्शन, तो अगला मैक्सिमम वैल्यू इन द सेम डायरेक्शन इतने ही टाइम के बाद फिर आएगा। मतलब इस मैक्सिमम वैल्यू और इस मैक्सिमम वैल्यू में क्या एक जैसी बात है? अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर ये 5 एम्पियर्स है, ये भी 5 एम्पियर्स है। तो अगर ये पहले बन गया और उसके 4 सेकंड के बाद ये बन गया मान लीजिए, तो अगला ऐसा ही वैल्यू फिर 4 सेकंड के बाद आएगा इसी डायरेक्शन में, उसके बाद वाला इसी डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू फिर 4 सेकंड के बाद आएगा। तो इसका मतलब हर एक वैल्यू एक डायरेक्शन में रिपीट होगा आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसीलिए हम कहते हैं जो चेंज हो रही है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में वो पीरियोडिक है। पीरियोडिक इज समथिंग दैट इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो हमारी डेफिनेशन क्या थी? एन एसी, एक अल्टरनेटिंग करंट, एन अल्टरनेटिंग करंट और एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज। एक अल्टरनेटिंग करंट या फिर एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होते हैं? शाबाश, it is the current or it is the voltage in which the magnitude and direction changes, or which changes the magnitude and direction periodically, which changes in magnitude as well as in direction periodically। जिस करंट में या जिस वोल्टेज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको क्या कहते हैं? हम उसे शाबाश एसी कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर नाम लेना जो है वो पहले हमें सीखना है कि टर्मिनोलॉजी में। यहाँ पर छोटी सी बात कहूंगा, अगर आपको बोलना है एसी, अब एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, आपको नहीं बोलना चाहे साथ में एसी करंट, एसी करंट नहीं, जब क्योंकि एसी आपने बोला ना, करंट इसी में आ गया, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब मान लीजिए ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको बोलना है तो आपको एवी नहीं बोलना है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज नहीं, बल्कि इसका नाम कैसे लेना है? इसको आपने लेना है नाम ऐसे, एसी वोल्टेज। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम एसी वोल्टेज पुकारते हैं। अब यहाँ आप एब्रिविएशन पर मत जाइए कि ए फॉर ऑल्टरनेटिंग, सी फॉर करंट, तो वोल्टेज कैसे आएगा फिर? ये तो हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। नहीं, एसी वोल्टेज का मतलब हो गया वो वोल्टेज जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। जब हम पूरा नाम बोलते हैं हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, वोल्टेज का पूरा नाम जब बोलते हैं एसी में तो हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज।
अगर लिखते हैं तो हम लिखते हैं AC वोल्टेज। आई बात समझ में? मगर जब करंट लिखना हो तो हम AC करंट नहीं लिखते हैं, हम खाली AC लिखते हैं। और A का मतलब ऑल्टरनेटिंग, C का मतलब करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को अगर शॉर्ट में लिखना है, ठीक है ना, तो एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखना है तो आप ऑल्टरनेटिंग करंट को कैसे लिखेंगे? AC। मगर अगर आपको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को लिखना है, आप लिखेंगे AC वोल्टेज। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। बहरहाल अब ये जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC है, हम इसको नाम देते हैं पीक वैल्यू। मान लीजिए ये करंट का ग्राफ है, वोल्टेज का भी ऐसे ही ग्राफ आएगा, लेकिन तब यहां पर आएगा V वोल्टेज और यहां से -V। तो ये जो करंट का मैक्सिमम वैल्यू है, इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल I0 से। I0 मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो ये भी I0 है। फिर अब इस I0 और इस I0 में फर्क कहां पर है? मैग्नीट्यूड में तो इसमें कोई फर्क नहीं, सिर्फ डायरेक्शन में। यानी ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये तो पीक वैल्यू हो गया। अब ये फिर मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि ये जो एक साइकिल यहां पर कंप्लीट हो गया, एक साइकिल का क्या मतलब है? जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से जीरो जाना एक डायरेक्शन में, और फिर जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से जीरो जाना दूसरी डायरेक्शन में। अगर करंट जीरो से मैक्सिमम गई और मैक्सिमम से जीरो गई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान लीजिए, और फिर अगर वो गई जीरो टू मैक्सिमम एंड मैक्सिमम टू जीरो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम कहेंगे इसने एक साइकिल अपना पूरा किया। तो जब करंट या एक अपना साइकिल पूरा करेगी, ये किसी टाइम में पूरा करेगी, तो ये पिछले वीडियो में मैंने बताया उस टाइम को जिस टाइम में ये एक साइकिल, अब इसकी जरूरत नहीं है, एक साइकिल तो ये है, तो जिस टाइम में ये एक साइकिल पूरा हो गया है, उस टाइम को आप टाइम पीरियड कहते हैं, और हम उसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। ये अब अगर यहां पर ये कैपिटल T लग गया, मान लीजिए ये 4 सेकंड है, 5 सेकंड है, यानी टाइम पीरियड इसका 5 सेकंड है। इसका क्या मतलब? यानी 5 सेकंड में एक AC का साइकिल कंप्लीट हो गया। हालांकि AC का साइकिल बहुत बहुत कम टाइम में कंप्लीट होता है, तो मैं आगे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल ये मान लीजिए कि अगर ये 5 सेकंड में कंप्लीट हो गया, तो इसका आधा किसमें टाइम कंप्लीट हुआ होगा? यानी यहां से ये कितना, ये तो 2.5 सेकंड में कंप्लीट हुआ होगा। यानी अगर ये कैपिटल T है, तो ये कितना हो गया? ये T/2 हो गया, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। तो फिर यहां तक आने में, यानी ये पीक वैल्यू अटेन करने में कितना टाइम लगा होगा? ये तो T/4 होगा। इसको हम फुल साइकिल कहते हैं, फुल साइकिल ऑफ AC। और इतने को हम यहां से यहां तक हाफ साइकिल कहते हैं, और उसको जो टाइम लगता है वो हाफ ऑफ द टाइम पीरियड होता है। फुल साइकिल को जो टाइम लगता है वो कंप्लीट टाइम पीरियड होता है। हाफ साइकिल को जो टाइम लगता है वो हाफ ऑफ द टाइम पीरियड लगता है। और ये जो एक पूरा साइकिल है, इसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, मान लीजिए ये एक क्वाड्रेंट और ये एक क्वाड्रेंट, और तो ये 4 बराबर बराबर क्वाड्रेंट्स बन सकते हैं। तो ये जो क्वार्टर साइकिल बन गया, क्वार्टर साइकिल का मतलब एक पूरे साइकिल का चौथा हिस्सा, वो है ये, यहां से यहां तक जब करेंगे, तो उसमें जो टाइम लग गया वो ये होगा, यहां से यहां तक। वो इस पूरे टाइम पीरियड का शाबाश चौथा हिस्सा होगा, तो हमने लिखा T/4। तो इसका मतलब यहां से यहां तक टाइम कितना लगा है? T/4। और क्वार्टर साइकिल पूरा हो गया। क्वार्टर का मतलब चौथा पार्ट ऑफ, फोर्थ पार्ट ऑफ, 1/4 पार्ट ऑफ द ऑफ साइकिल। शाबाश। फिर यहां से यहां तक और T/4 लग गया, तो वो हो गया 2 टाइम्स T/4, 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 2 टाइम्स T/4। 2 टाइम्स T/4 का मतलब क्या है? T/2। तो इसका मतलब यहां पर टाइम लगी, यहां तक टाइम लग गया T/2। फिर एक और क्वार्टर साइकिल, ये इधर भी T/4 लगेगा यहां से यहां तक, तो कितने T/4 हो गए? 3 T/4, 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 3 टाइम्स T/4। तो यहां तक आने में करंट को, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां तक आने में इसको 3 टाइम्स T/4 टाइम लगता है, यानी 3 क्वार्टर साइकिल्स बन गए यहां पर। और यहां तक आने में इसको टाइम पीरियड T लगेगा कंप्लीट। अब जरा देख लीजिए, ये क्या है? T/4, फिर T/4, फिर T/4, फिर T/4। तो ये कितने T/4 हो गए टोटल? 4। तो मैं यहां तक का टाइम कैसे लिख सकता हूं? 4 टाइम्स T/4। तो 4 टाइम्स T/4 का मतलब क्या होता है? T। तो तभी यहां पर टाइम क्या है? T। अब आपने ये ग्राफ सीखा कि किस तरह से प्लॉट होता है, और ये अभी हमने प्लॉट करवाया
टाइम पीरियड और शाबाश करंट में। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसकी इक्वेशन को देखें, ये ग्राफ जो है आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है मैकेनिक्स में। उस मैकेनिक्स में जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा, ठीक है ना, तो उसमें क्या हुआ, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या हुआ था, शाबाश, उसमें हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट, शाबाश, जो डिस्प्लेसमेंट आती हैं किसके दरमियान, पेंडुलम के डिस्प्लेसमेंट, जब पेंडुलम डिस्प्लेस होता है उसमें जब डिस्प्लेसमेंट होती है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, उस डिस्प्लेसमेंट और टाइम, आपको याद होगा डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के दरमियान जब हम ग्राफ प्लॉट करते थे तो वो भी ऐसा ही ग्राफ आता था। पेंडुलम जाता है डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से, पेंडुलम जाता है एक्सट्रीम पोजीशन तक तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, फिर वापस लौटता है मीन पोजीशन तक तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गई इन द अपोजिट डायरेक्शन, फिर वापस जीरो। तो इसने एक ऑसिलेशन का ये ग्राफ बनता है। आई बात समझ में, किसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो फिर हमने क्या कहा, हमने कहा ये ग्राफ एक साइन कर्व है, यानी ये एक साइनोसाइडल कर्व है, यानी एक साइन ग्राफ, साइन कर्व अगर होगी कहीं पर तो उसका ऐसा ही ग्राफ होता है। तो हमने कहा ये डिस्प्लेसमेंट जो है इसके लिए हमने वहां पर इक्वेशन डिराइव की थी, ए साइन थीटा। भाई अब हमने कहा भाई ये y क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये है डिस्प्लेसमेंट इन द पेंडुलम, डिस्प्लेसमेंट अबाउट मीन पोजीशन। ये a क्या है, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और साइन इज साइन, तो थीटा कौन सा एंगल है, जो पेंडुलम आगे बढ़ता है तो ये पेंडुलम एंगल भी चेंज करता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर कोई ग्राफ ऐसा है तो उस ग्राफ की मैथमेटिकल इक्वेशन जो होती है वो इस तरह होती है, हर ग्राफ की अपनी एक रिलेशन है। मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं तो इसकी एक इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर आपने पढ़ा है ये तो। कोई भी ऐसी इक्वेशन वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, अगर मैं ऐसे करूंगा m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है ना, x और y के कोऑर्डिनेट, c एक कांस्टेंट होता है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से होता है। अगर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करें तो आपको एक पैराबोला मिलेगा। हर एक ग्राफ, हर एक कर्व, चाहे कर्व हो इस तरह से या वो स्ट्रेट लाइन हो, जो भी हो, उसकी अपनी एक इक्वेशन है। तो ये भी एक कर्व है तो इस कर्व की भी एक इक्वेशन है, और वो इक्वेशन साइन इक्वेशन है। वो एक, तो हम इस कर्व को साइन कर्व कहते हैं, ऐसी कर्व्स को, या साइनोसाइडल कर्व्स कहते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट का एसी का जो यहां पर ग्राफ है, ये एक साइनोसाइडल ग्राफ है, साइनोसाइडल कर्व, और शॉर्ट में कहेंगे साइन कर्व। इट इज a sine curve. When it is a sine curve, its equation should be of this form. जब ये साइन कर्व है तो इसकी इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए। अब पेंडुलम में आपने क्या प्लॉट किया, टाइम के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ टाइम के साथ साथ क्या चेंज हो रही है, करंट। अगर हम इस इक्वेशन को इस करंट के लिए लिखें तो इस y के बदले हम क्या लिख रहेंगे, करंट। a क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर हमारे पास है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और पीक वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज आई नॉट। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर साइन ऑफ थीटा। अब अगर हमारे पास ये एंगल थीटा है तो हमें इसको भी इसके साथ कोलैबोरेट करके समझना होगा कि भाई कोलैबोरेट क्या मतलब, इसको एक एनालॉजी में समझना होगा हमें इस कर्व के साथ। ये देख लीजिए, इस ग्राफ में यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आप डालते थे, ये एंगल क्या होता है, जीरो। यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, यहाँ पर एंगल होता है 90, और यहाँ पर एंगल होता है 180, फिर यहाँ पर एंगल होता है 3π/2, और फिर यहाँ पर एंगल होता है 2π। यानी ये पूरी कर्व किसके लिए है, 2π के लिए, 360 डिग्रीज के लिए। अब जो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो तो ये समझते होंगे आराम से। तो ये पूरी कर्व जो है, ये पूरी कर्व का ग्राफ जो है, ये लास्ट में जो पॉइंट है, अगर हम इसको एंगल से मार्क करें तो ये यहाँ पर होगा 360। तो ये जो पहला क्वार्टर जिसमें इसने मैक्सिमम वैल्यू अटेंड किया वो कितना है, 90, फिर 90 हो गया, 90 प्लस 90 वो हो गया 180, तो मैंने यहाँ पर पाई लिखा। नाउ 90 प्लस 90 प्लस 90 वो हो गया 300 एंड 270, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर 3π/2।
3 pi by 2, that is 270, and 90 plus 90 plus 90 plus 90, 4 times 90, that is 360। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिखा 2 पाई। हो भाई, ठीक है। तो इस कर्व पर अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा सा बनाता हूं, अगर हम इस कर्व पर मार्क करते हैं एंगल को, तो हम यहां पर कह सकते हैं ये जीरो एंगल है। ये पीक वैल्यू हमें 90 पर मिलेगा, तो 90, क्योंकि अब हमारी इक्वेशन क्या है, पेंडुलम में क्या थी, y इज इक्वल टू a sin थीटा फॉर एग्जांपल। अब y a के बराबर कब होगा, जब यहां पर 90 होगा, sin 90 इज 1, तो y इज इक्वल टू a। तो मैक्सिमम वैल्यू, ये जो a है, ये मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा हमें, व्हेन एंगल इज 90। y जीरो कब मिलेगा, व्हेन एंगल इज जीरो। यहां से यहां तक कितना एंगल आ गया, 90। यहां से यहां तक कितना आएगा, और 90। सो कितना हो गया, 90 प्लस 90, दैट इज 180। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, पाई। और यहां पर क्या एंगल बनेगा, जरा बताइए, 90 पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2, 3 टाइम्स पाई बाय 2, वो कितना होता है, 270। सॉरी, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितने हो गए, 4 टाइम्स पाई बाय 2। 4 टाइम्स पाई बाय 2 कितना होता है, वो तो 2 पाई होता है, 360। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 360, 2 पाई। अब इस इक्वेशन के एनालॉगी में अगर मैं यहाँ पर लिखूं करंट के लिए इक्वेशन, तो मैं y के बदले क्या लिखूं, I। पीक वैल्यू या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बदले क्या लिखूं, पीक वैल्यू ऑफ करंट। फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूं, साइन ऑफ थीटा। तो मेरी AC के लिए जो रिलेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ एंगल, वो क्या बनेगी, वो बनेगी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जरा देख लीजिए, मैंने जो ये यहाँ पर ग्राफ AC के लिए बनाया है, प्लॉट किया है, यहां पर मैंने हर पॉइंट को, यहां से क्या लिया हमने, टाइम। अगर हम इस टाइम एक्सिस को, ये देख लीजिए, अगर हम इस टाइम एक्सिस को चेंज करके, शाबाश, इस पर एंगल देखेंगे, तो इस जीरो के बदले क्या आपको आएगा, जीरो ही आएगा। इस t बाई 4 के बदले क्या एंगल लिखेंगे यहाँ पर, पाई बाई 2, यानी टाइम इन टर्म्स ऑफ टाइम नहीं इसको लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ एंगल लिखेंगे। तो t बाई 4 जिधर लिखा है उधर आपको t बाई 2 पाई बाई 2 लिखना पड़ेगा। t बाई 2 जिधर लिखा है उधर क्या लिखना पड़ेगा, पाई। 3t बाई 4 जिधर है उधर क्या लिखना पड़ेगा, अब 3 पाई बाई 2, ठीक है ना, तो फिर 2 पाई इधर आएगा, फिर 2 पाई। अब मैं अगर एक टेबल प्लॉट करूं, तो उस टेबल में मैं थोड़ा सा इन टाइम पीरियड और एंगल को ठीक से लिख सकता हूं। वो देखिए किस तरह से, यहां हम टेबल बनाते हैं। अब मैं इस AC को यहां पर लिखूंगा, भाई ये करंट है, करंट का वैल्यू, ठीक है। यहां पर मैं लिखूंगा एंगल, और यहां पर मैं लिखूंगा टाइम। आप देख लीजिए, व्हेन करंट इज जीरो, the value of angle is 0 and time is also 0. But when current is maximum, I naught, value of angle is pi by 2 and value of time is t by 4. Next step, अगेन यहां पर बताइए क्या हो गया, करंट 0, यहां पर एंगल कितना था, पाई, इधर टाइम पीरियड, टाइम कितना है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, ये है t by 2। फिर आगे पढ़िए, यहां आ जाइए, करंट कितनी है, मैक्सिमम है, बट मैक्सिमम तो है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, मैं लिखूंगा माइनस आई नॉट। इधर एंगल कितना है, एंगल है 3 पाई बाई 2, इधर टाइम कितना है 3t बाई 4, ठीक है। फिर करंट आ गई यहाँ पर, करंट कितनी है 0, ठीक है, और 0 है तो यहाँ एंगल कितना है 2 पाई, और यहाँ पर टाइम कितना है, यहाँ पर भी टाइम है t। तो आप देख सकते हैं, हम कह सकते हैं when angle is pi by 2 current is maximum, और when time is t by 4, टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा, कैपिटल T is टाइम पीरियड,
current is maximum. Then when angle is pi, current is 0. Angle is pi or time is t/2, angle current is 0. करंट 0 होती हैं जब एंगल 0 होगा या टाइम 0 होगा. करंट मैक्सिमम होती हैं एक डायरेक्शन में जब एंगल π/2 होगा या टाइम t/4 के बराबर होगा. फिर करंट 0 होती है जब एंगल पाई होगा या t/2 होगा टाइम. इसी तरह से करंट मैक्सिमम होगी इन द अपोजिट डायरेक्शन व्हेन एंगल इज 3π/2 और टाइम इज 3t/4. फिर 0 होगी करंट व्हेन एंगल इज 2π एंड व्हेन टाइम इज कैपिटल T, टाइम पीरियड. तो इस तरीके से हम आपने ये देखा कि अगर कहीं पर मैं लिखता हूं I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ थीटा. अब मैंने इसका रिलेशन जो है वो ये है, साइन कर्व है ये, तो साइन के फॉर्म में मैंने इसकी इक्वेशन को लिखा. इस साइन को चेंज करके हम कॉस में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना. तो आपको कॉस के फॉर्म में भी, टर्म्स में भी रिलेशन मिल सकती है. साइन इन टर्म्स ऑफ साइन भी आपको ये रिलेशन मिल सकती है. बहरहाल हमने इसको लिखा है जनरल फॉर्म में और वो है, शाबाश, वो क्या है, वो है I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ थीटा. अब अगर मैं यहां पर लिखूं थीटा इज π/2 तो इसका मतलब होता है टाइम इज t/4. अगर मैं लिखता हूं थीटा इज पाई तो उसका मतलब होता है टाइम इज t/2. इस तरीके से मैं लिख सकता हूं व्हेन एंगल इज 3π/2 इसका मतलब होता है टाइम इज 3t/4. तो मैं एंगल को रिप्लेस करके उधर कॉरस्पॉन्डिंग टाइम का वैल्यू दे सकता हूं या टाइम के वैल्यू को निकालकर उधर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू दे सकता हूं. आप देख लीजिए जनरली होता यह है कि जब आप जानते हैं मैथमेटिक्स से भी कि एंगुलर स्पीड जो होती है वो θ/t होती है, ओमेगा इज θ/t. तो थीटा किसके बराबर आएगा, ओमेगा टी. लिहाजा ये रिलेशन क्या आएगी, अब ये रिलेशन इस तरह से जाएगी, ये रिलेशन जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं. अब क्या, कैसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ, ये थीटा के बदले आप लिख सकते हैं अब ओमेगा टी. बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने पीछे सिंपल हार्मोनिक मोशन में लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट के लिए. अब आप ये भी जानते हैं I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी. अब देख लीजिए ओमेगा किसके बराबर, θ/t. अब जरा बताइए अगर थीटा होगा 360 तो ये है ना 2π. इफ थीटा इज 2π तो ये t उस वक्त किसके बराबर है, कैपिटल T. यहां पर तो टाइम है कैपिटल T. अभी जो मैंने टेबल बनाया था उस पर आप देख सकते हैं 2π के वक्त t क्या होता है, कैपिटल T. कैपिटल T क्या है, टाइम पीरियड. ये रेसिप्रोकल ऑफ कैपिटल T है, टाइम पीरियड है. रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, तो मैं लिखूंगा 2π 1/t, इसके बदले फ्रीक्वेंसी. तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, ओमेगा के बदले मैं लिख सकता हूं 2π न्यू और इस t के वैल्यू के बदले t. तो अब मेरे पास कितनी इक्वेशन है करंट के लिए, एक तो मेरे पास ये है जिसमें सीधे मैं एंगल दे रहा हूं I इज इक्वल टू I0 साइन थीटा. दूसरा ये जिसमें मैं ओमेगा के टर्म्स में इस रिलेशन को लिखता हूं. तीसरा जिसमें मैं एंगुलर स्पीड नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, लीनियर फ्रीक्वेंसी जो है उसकी टर्म्स में मैं इसको लिखता हूं. अब मैं जरा समझाता हूं आपको. मान लीजिए कोई एसी आपके पास है, इट मेक्स 50 साइकिल्स इन 1 सेकंड. आपके घर एसी आती है और उसने 50 साइकिल्स बनाए 1 सेकंड में, मतलब ऐसे 50 साइकिल्स 1 सेकंड में बन गए. सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज. मुझे कहा गया इस एसी का मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज 10 एम्पियर्स. तो मैं यहां पर लिखूंगा पीक वैल्यू इज व्हाट, 10 एम्पियर्स. ठीक है. अब मुझे कहा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एसी. अब इस एसी का जो वैल्यू है वो कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एसी इन सम गिवन टाइम. मुझे कोई टाइम दिया जाता है, ठीक है ना, मुझे बताना है कि उस टाइम में इस एसी का वैल्यू कितना होगा. अब वो टाइम मुझे सेकंड्स में हो सकता है, दिया हुआ हो सकता है, वो इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड भी हो सकता है. अब मान लीजिए कि मुझे कहा गया कि भाई वो जो टाइम है ना आपको बताना है वैल्यू ऑफ एसी इन सपोज 0.1 सेकेंड.
इस टाइम में मुझे बताना है शाबाश कि वैल्यू ऑफ AC कितना होगा। चलिए मैं इस तरह से करता हूँ 0.01 सेकेंड इस टाइम पर। तो मैं क्या करूंगा, आई नॉट तो मुझे पता है 10 साइन 2 पाई। अब मैं थोड़ा सा रब करूंगा पहले। अब देख लीजिए, मैं आई का वैल्यू करंट उस वक्त, ये इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू है, यानी इस टाइम पर करंट का क्या वैल्यू होगा, वो होगा आई इज इक्वल टू आई नॉट। व्हाट इज आई नॉट? 10 एम्पियर्स into sine 2 pi into nu. What is nu? Frequency. What is that? That is 50 hertz. और टाइम, किस टाइम में मुझे ये निकालना है वैल्यू, इंटू 0.01 सेकेंड। तो I इज इक्वल टू 10 इंटू साइन ऑफ, ये देख लीजिए, दिस इज 100 पाई इंटू दिस इज 1/100. Now this 100 and 100 will cancel. We will get I is equal to 10 into sine of pi. अब साइन पाई का वैल्यू क्या होता है? साइन पाई इज 0, ठीक है ना। साइन ऑफ पाई इज 0, साइन ऑफ 2 पाई, ये देखिए ये साइन करो है, और यहाँ पर पाई है एंगल और वैल्यू 0 है। यहाँ पर पाई/2 है और वैल्यू मैक्सिमम है। यहाँ पर 2 पाई है, वैल्यू 0 है। साइन पाई हो 2 पाई 3 पाई 4 पाई, साइन का वैल्यू जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के लिए 0 होता है। तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू 10 इंटू 0, I इज इक्वल टू 0। मतलब 0.01 सेकेंड्स में जो करंट ने वैल्यू अटेन किया होगा, वो या तो इधर ऐसा वैल्यू उसने किया होगा, अटेन किया होगा कि उसने टाइम एक्सिस को क्रॉस किया होगा, यानी उसका 0 वैल्यू होगा। किसी टाइम में उसका मैक्सिमम हो सकता है, किसी में 0, किसी में फिर मैक्सिमम, किसी में फिर 0। इस टाइम में उसका वैल्यू क्या होगा? 0। आपने इसको कहां से निकाला? आपने इसको डिराइव कहां से किया? कैसे पता लगाया करंट का वैल्यू? आपने लगाया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। इस एक्सप्रेशन को आपने यूज किया, ठीक है ना। अब अगर ऐसा ना दिया हो और कुछ अलग सा दिया हो, लाइक दिस, कि फॉर एग्जांपल ये टाइम नहीं दिया है, इसमें क्या दिया गया है कि आपका टाइम जो है दैट इज T/6, टाइम पीरियड का छठा हिस्सा। आप बताइए, आपकी एक करंट है AC, घर आ रही है, 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसका पीक वैल्यू क्या है? 10 एम्पियर्स है, और जो इसका T है वो इस टाइम, जिस टाइम में आपको करंट का वैल्यू निकालना है वो है कैपिटल T/6, टाइम पीरियड का छठा हिस्सा। अब आप क्या रिलेशन यूज करेंगे? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज I इज इक्वल टू 10 इंटू साइन, आप इस पाई ओमेगा के बदले क्या लिख सकते हैं? 2 पाई/t, बिकॉज इट इज थीटा बाय टाइम। इफ यू टेक थीटा 360, देन टाइम कितना होना चाहिए उस वक्त? कैपिटल T, टाइम पीरियड, इनटू ये T जो है, जिस टाइम पर आपने करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है, वो टाइम T कितना है? वो T/6 है, तो यहाँ T/6 आएगा। अब I इज इक्वल टू 10, शाबाश, इंटू साइन, ये T और T कैंसल्स, 2 1s are 2 3s are, so this is sin of, शाबाश, पाई/3। अब पाई/3 कितना होता है? 180/3, 180/3 कितना? 60, शाबाश। तो क्या बन गया ये बन गया, शाबाश, ये बन गया I इज इक्वल टू 10 इंटू साइन 60, ठीक है ना। तो साइन 60 का आप क्या करेंगे? साइन 60 का आप वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। तो जब आप साइन 60 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 2 1s are 2 5s are, so what is the value of current? I is equal to 5√3 amperes, ये करंट का वैल्यू है। कहां पर? when T is equal to कैपिटल T/3, जब पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना था? 10। यहाँ आपको कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी थी। जब करंट का टाइम पीरियड दिया हो, फ्रीक्वेंसी दी हो, टाइम पीरियड दिया हो, तो वो तो खुद ही पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी दी है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अब अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी है करंट की, तो आप वो वाली एक्सप्रेशन जो मैंने पहले इस्तेमाल की वो आप यूज करेंगे। अब अगर वो नहीं है तो खाली टाइम की, अगर ये टाइम दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस टाइम, जिस टाइम पर आपको करंट का वैल्यू निकालना है, तो आप ये वाली एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट मिलते हैं।
अब जिस सर्किट में से ये करंट पास हो रही है उसकी, अगर मान लीजिए किसी मोटर में से पास हो रही है, अब उसका कोई कॉइल होगा, उसका कोई रेजिस्टेंस होगा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? वोल्टेज। तो आप एसी वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई तो पता है ही आपको, अब आप आर निकाल सकते हैं। ये देख लीजिए, मैं आपको ये तो बाद में भी मैं आपको बताऊंगा कि वोल्टेज कैसे फिलहाल अगर आप वोल्टेज का डायरेक्ट एक्सप्रेशन देखना चाहें, वो है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जैसे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि वोल्टेज भी ऑल्टरनेटिंग होता है। कभी कभी हम यहाँ पर लिखते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी वोल्टेज को कभी ई से डिनोट करते हैं। तो आप देखेंगे कुछ किताबों में V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी फॉर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, या E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। आज के इस लेक्चर में इतना ही, आगे और तीसरे लेक्चर में